हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। एलियस समझते हो क्या होता है तुम? एलियस एलियस चैनल का नाम है लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया प्रमोशन। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। अच्छा देख लो भाई, दो प्रैक्टिस सेट अब तक कर चुके हैं हम, ये तीसरा चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। किसकी? सेक्शन ए की। और सेक्शन ए क्यों? आप यहाँ से देखो ना कि यार ये प्रैक्टिस हो रही है आपके फॉर्मुलेस की, क्वेश्चंस करने के लिए अप्रोच कैसे करते हैं वो। तो इसको, ये बहुत अच्छी वीडियोस हैं जो सीरीज चल रही है, आराम से इसको सारी देख के जाना पेपर से पहले। आलसी मत बनो तुम लोग। ठीक है, चलो बातें बातें हो गई। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे कूदते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाती है यार। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल वो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस, ये 1000 बार बता चुका हूँ। जीरोस मतलब रूट, सॉल्यूशन या जीरोस एक ही बात है। तो जो रूट का जो सम है इस पॉलिनोमियल के वो है 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है मैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ गया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म इसकी, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है ना, इसकी जनरल फॉर्म ये है। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 6। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम्हें? फॉर्मूले बेस्ड है क्वेश्चन डायरेक्ट। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है? बी देख लो, जनरल इक्वेशन में देख लो, बी क्या बनती है? एक्स का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? ये 3k। तो बी की वैल्यू हो गई 3k। अच्छा, ए क्या है? ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो माइनस 3k/2 सम ऑफ जीरोस हो गया, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 6। यानी माइनस 3k/2 को हम 6 के इक्विवेलेंट पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही हमें फाइंड करना है। तो बस कर लो, माइनस 3k/2 को 6 के इक्विवेलेंट कर दिया। क्यों इक्विवेलेंट कर दिया? क्योंकि ये सम ऑफ जीरोस है जिसकी वैल्यू दे रखी है 6। तो यहाँ से माइनस 3k, ये उधर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, और k की वैल्यू आ जाएगी 12/-3, जो कि होता है -4। और ये आपका आंसर भी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हमारा रिवाइज हुआ कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझ आ गया नहीं? जल्दी तो नहीं जा रहा मैं यार, मुझे यही लगता है हमेशा कि मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। या तो मुझे बता दिया करो कमेंट सेक्शन में लिख के कि मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा स्पीड में गाइड करो तुम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x - 5 और x + 3 = 0। तो रूट्स फाइंड करने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बस इसको ब्रैकेट के फॉर्म में अलग करके लिखा हुआ है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों ब्रैकेट को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते चलो। ठीक है, तो रूट निकालते कैसे? रूट निकालने का तरीका ये है कि हम 0 को इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको काम इजी करके दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखा है। तो एक बार इसको 0 को इक्विवेलेंट पुट करो, एक बार इसको 0 को इक्विवेलेंट पुट करो, 2x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही x की वैल्यू आती है, यानी कि 2 ही रूट की वैल्यू आती है। और वही इन ऑप्शन में से हमें पूछा है, तो कर दो। एक बार 3x - 5 को 0 को इक्विवेलेंट पुट कर रहा हूँ, तो 3x = उधर जाके 5 हो गया, x = 5/3। तो एक रूट तो ये है, एक बार इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो, तो x की वैल्यू होगी -3। मिल गए दोनों रूट, एक -3 और एक 5/3। देख लो कौन सा ऑप्शन है, -3 और 5/3 कहाँ गया? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ये देख लो, है ना दोनों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 इज। 51 से 100 का जो गिनती चलेगी उसका सम बताना है हमें। तो 51 से 100 मतलब ऐसे हम गिनती लिखेंगे, 51, 52, 53, 54, ऐसे चलते चलते 100 तक जब हम लिखेंगे, तो इसका जो सम है वो बताना है हमें। सम, ये तो है नेचुरल नंबर। तो यार ये सीधे सम का फॉर्मूला लगाओ ना। सम का फॉर्मूला क्या होता था? n/2। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है ये, 2a प्लस n-1d। ये लगाओ सम का फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए। n चाहिए, n मतलब कितने टर्म होंगे। तो 51 से 100 के बीच में कितने टर्म होंगे, बताओ कितने टर्म होंगे। तो जब भी ऐसे कितने टर्म होते हैं, आपको ऐसे सीक्वेंस दे रखा हो नेचुरल नंबर का और पूछा कितने टर्म है, तो आप ऐसे क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो देखो फाइनल क्या है 100, माइनस इनिशियल क्या है 51, प्लस 1। तो 100 - 51 कितना होता है? 49। 49 + 1 50। तो यानी n की वैल्यू क्या होगी? 50।
ऐसे निकालते हैं, ये n की वैल्यू निकालने के लिए होता है, नेचुरल नंबर का ऐसा सीक्वेंस दे रखा हो ना, और आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, फाइनल 100, इनिशियल 51 प्लस 1, तो 100 माइनस 51 प्लस 1 यानी कि 50। तो n की वैल्यू मिल गई हमें 50, n की वैल्यू हो गई 50। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो इस AP में फर्स्ट टर्म क्या है 51, तो a की वैल्यू भी मिल गई 51। n, ये रहा n तो पता चल गया। d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो देखो क्या कॉमन है इन सब में, इस सब में प्लस वन ऐड हो रहा है, प्लस वन, तो d की वैल्यू क्या हो गई +1। बस सारी चीजें हमें पता चल गई, a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, इस फॉर्मूले में डालो सम मिल जाएगा, वही तो पूछ रहा है ये, कैलकुलेट करो, ये वाला काम तुम्हारा है। ठीक है, a एंड d तीनों चीजें बस इस फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं इफ ए के वर्टिस, ए के आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 2, बी के दे रखा है 4 and 2, सी का दे रखा है 6 and 4, जो कि वर्टिसेस हैं ट्रायंगल एबीसी का। तो बना लेते हैं, मान लो ये ट्रायंगल आपका है ए बी और सी, और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6/2, बी का क्या है बाई 2 नहीं 6 and 2 and 4 and 2, सी का क्या है 6 and 4। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट एबीसी के। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ अ मीडियन थ्रू सी, तो सी से जो मीडियन जा रही है उसकी लेंथ पूछी है, तो ये रहा सी, और सी से ऐसे यहाँ मीडियन ये जो जाएगी, ये मीडियन, इसका नाम दे दो यहाँ पर डी। ठीक है, ये जो मीडियन जा रही है इसकी लेंथ पूछा है, बेसिकली हमें सी डी की लेंथ पूछ रहा है, सी डी, ये है ना मीडियन, लेंथ ऑफ अ मीडियन सी डी। तो कैसे निकालोगे, देखो इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं आपके, दो। अब देख लो, क्वेश्चन सीख लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो। पहला फॉर्मूला लगेगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखो कैसे लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये लगेगा पहले। तो देखो हम ये d के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ये a और b पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, ये d पे d के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो a और b अगर हम देखेंगे तो इसको x1 मान लूं मैं, इसको y1 मान लूं, इसको x2 मान लूं, इसको y2 मान लूं। अब यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तो ये बीच में है ना, ए बी के बीच में ये d, मीडियन हमेशा बीच में काटती है, तो d बीच में है, तो d कोऑर्डिनेट यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिल जाएंगे, मिड यानी कि बीच में, तो ए बी के बीच में आ रहा है ये, इसलिए इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो x1 यानी कि 6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस x2 यानी कि 4/2, y1 यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि भी 2/2, ये मिल गए कोऑर्डिनेट। तो इसको सॉल्व करो, 6 + 4 10, 10/2 5, 2 + 2 4, 4/2 2। तो हमें ये d के कोऑर्डिनेट मिल गए 5 और 2, यहाँ लिख दो भाई d के कोऑर्डिनेट 5 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो फाइंड करनी है लेंथ सी डी, लेंथ ऑफ अ मीडियन। तो सी डी, अब सी के कोऑर्डिनेट ये रहा 6 4, डी के कोऑर्डिनेट अभी हमने कैलकुलेट कर लिए 5 और 2, तो अब इसकी लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लेंगे, सी डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाएंगे हम, वही आपका लेंथ हो जाएगा सी डी का। तो सी डी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस, अब ये साफ करके मैं लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सी डी पे जो कि लेंथ है वो, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुम लोगों को, बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लगा दो सी डी पे, क्योंकि सी डी के तो लेंथ है, तो सी डी पे लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली लेंथ या लेंथ ही तो कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, मतलब कितनी लेंथ है। तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, फॉर्मूले में पुट कर दो बस सीधे। तो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये है ही। सॉल्व करो इसको, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 + 4 √5, ये है डिस्टेंस √5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने दो फॉर्मूले यूज किए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और ये मीडियन का ये जो जहाँ काट रहा है वो पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको नहीं पता होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, बाकी अगर पता होंगे तो ईजी है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन है ईजी।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द बेस पी क्यू ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विथ साइड 2a, ये ना ये जो ऊपर लिखते हैं उसको डैश प्रोनाउंस करते हैं, पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विद द साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of PQ is origin. The coordinate of vertices R and R dash of the triangle is. कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है 10th क्लास के बच्चों के लिए, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन समझ आया तुम्हें? घबराओ मत इस क्वेश्चन से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो घबरा गए होंगे। ये एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते जाओ। कह रहा है दो ट्राइंगल हैं जो कि इक्विलेटरल है, जिनकी साइड इक्विलेटरल है, मतलब जिनकी सारी साइड इक्वल होती है। तो सारी साइड इक्वल क्या है? 2a सब में, ठीक है। पी क्यू आर है और पी क्यू आर डैश है, ये है वो दो ट्राइंगल। अब ये कह रहा है कि वो दो ट्राइंगल का जो ये जो बेस है ना, ये जो बेस पी क्यू है वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो वाई एक्सिस ये है, तो इस पे रखा हुआ है और इस तरह से रखा हुआ है सच डैट कि जो पी क्यू जो बेस है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन हो। तो ओरिजिन होता है ये बीच में, है ना, ये होता है ना ओरिजिन। तो मिड पॉइंट यानी कि इसका यहाँ हो, यानी कि पी क्यू यहाँ होगा कहीं, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये पी क्यू होगा। समझने की कोशिश करो मेरी बात। वीडियो का फायदा ये है कि समझना है तो दोबारा सुन लेना। ये कह रहा है ना मिड पॉइंट पी क्यू का, तो ये पी में मान लूँ, ये क्यू मान लूँ, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना ओरिजिन, मिड पॉइंट ओरिजिन, ठीक है। बस अभी ट्रायंगल पूरा कर दो। ये इधर से यहाँ तक कितना होगा? पी क्यू, ये वाला पॉइंट आर मान लो, और दूसरा ट्रायंगल आर डैश, चलो उसको पिंक से कर देते हैं। तो पी क्यू तो बेस सेम ही है, बेस तो सेम ही है, ठीक है। तो उसका आर यहाँ कर दो पिंक से, इसको नाम दे दो आर डैश। तो ये है वो दो ट्रायंगल, एक तो ये पिंक वाला पी क्यू आर डैश और एक ये ब्लू वाला पी क्यू आर, और ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसका जो बेस है ये हमने बता दिया कि इसका मिड पॉइंट यानी बेस का पी क्यू का मिड पॉइंट ओरिजिन है, जो कि है, ठीक है। ये बन गया हमारा फिगर। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो आर और आर डैश है इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये आर और आर डैश के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, बस इतना काम करना है। और ये ऑप्शन दिखे हुए, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सबकी साइड 2a है, तो यानी कि सबकी साइड अगर 2a है तो ये पी आर की साइड भी 2a होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये पी क्यू की पी ओ की साइड कितनी होगी? ये मिड पॉइंट है, पी क्यू पूरा तो 2a होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल है, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो ये a होगा, ये भी a होगा, ये 2a होगा, ठीक है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। समझ बात को? भाई सबकी साइड 2a है ना इस ब्लू वाले ट्रायंगल में, ये पी आर भी 2a है, क्यू आर भी 2a है और पी क्यू भी 2a है, लेकिन ये मिड पॉइंट है इसलिए आधा आधा कर दिया कि पी ओ ए है और ओ क्यू भी a है, ठीक है। हमें तो आर और आर डैश के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देख लो बस ये क्वेश्चन सॉल्व है आपका। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये पी ओ आर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना पी ओ आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे आप ये ओ आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो ये हाइपोटेनस है 2a, पी आर जो है वो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल में। ये जो ग्रीन ट्रायंगल है पी ओ आर, इसमें पी आर जो है वो हाइपोटेनस है, तो ओ आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ ये होगी ओ आर की वैल्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर अंडर रूट, तो a स्क्वायर है तो ये बाहर आके हो जाएगा रूट थ्री ए, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है ओ आर, इसकी लेंथ आ गई √3a। आई नो कंफ्यूजिंग हो रहा है, सुनते जाओ। तो ओ आर की लेंथ आ गई √3a। अब यहाँ से आप आर का पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ से यहाँ तक √3a है, तो एक्स एक्सिस का उसका पॉइंट हो गया √3a एक्स कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y में तो है ही नहीं क्योंकि x एक्सिस पे ये पॉइंट r, तो 0। तो r कोऑर्डिनेट आ गए √3a और 0। सिमिलरली यहाँ r डैश भी वही आएगा, लेकिन यहाँ माइनस में हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है, तो यहाँ पर होगा -√3a और 0। तो ये मिल गए हमें दो कोऑर्डिनेट, √3a 0 और -√3a 0।
जो कि है ऑप्शन नंबर डी। बताओ, घबराए, डरे? यही था ये क्वेश्चन, लेंथी था, कॉन्सेप्चुअल था, समझने की कोशिश करो, दोबारा सुनो, पीछे जाओ, रिपीट करो, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन ट्रायंगल एबीसी इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, और ये रेशियो दे रखा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू 3/4 और AC की लेंथ दे रखी है 15। हमें क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है AE की। ये है क्वेश्चन। चलो बनाते हैं, फिगर बनाएंगे फिर समझ आएगा। तो ट्रायंगल ABC बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ABC। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद DE पैरेलल है BC के, तो ये BC है, तो इसके पैरेलल ये बना दिया मैंने DE। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे वैसे करते जाया करो, डरा मत करो क्वेश्चन से। अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर ये रेशियो दे रखा है कि AD अपॉन DB 3/4 है, तो AD यानी 3 और DB यानी कि 4, और AC यानी कि पूरा AC की लेंथ भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, AE। हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है AE। तो देखो भाई, थेल्स थ्योरम याद है तुम लोगों को? मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, इसलिए तो बोलता हूँ तुम लोगों को, हमेशा मैंने बोला है थेल्स थ्योरम पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है आपकी? थेल्स थ्योरम ये कहती है कि जैसे ये ट्रायंगल है ABC और बीच में अगर कोई लाइन, दो पैरेलल लाइन, मतलब बेस के पैरेलल एक लाइन खींचे, जैसे यहाँ पर D है, तो उसका रेशियो ऐसे होता है AD अपॉन DB बराबर होता है दूसरी साइड वाले पे, यानी कि इस वाली साइड पे AE अपॉन EC। ये कहती है थेल्स थ्योरम। पढ़ो इसे दोबारा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये है थेल्स थ्योरम, और हमें फाइंड करना है AE, ठीक है। तो अभी देखो, बस थेल्स थ्योरम का ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ गया। अब देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम। तो AD अपॉन DB की वैल्यू दे रखी है 3/4, और AE अपॉन EC और AD अपॉन DB बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AE अपॉन EC की वैल्यू भी 3/4 है, क्योंकि दोनों इक्वल है ना अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो AE अपॉन EC भी 3/4 है। अब देखो यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, हमें AE फाइंड करना है, ये रहा AE। तो ये लिखो AE अपॉन इस EC को, ये जो EC है ध्यान से देखो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये EC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि AC अपॉन AC माइनस AE। AC मतलब ये पूरा AC माइनस AE, तब भी तो EC आ जाएगा। तो मैं इस EC की जगह लिखूंगा AC माइनस AE इज इक्वल टू 3/4, तो है ही 3/4। तो मैंने E की फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें कैलकुलेट ही AE करना है, सोचने का तरीका सीखो। तो AE कैलकुलेट करना है, तो चलो वही ये लिख दिया AE। AC की वैल्यू भी हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, तो हो गए 15 माइनस AE एज इट इज इक्वल टू 3/4। बस अब इसको, ये जो बॉक्स बना है इसको सॉल्व कर दो, AE की वैल्यू आ जाएगी आपकी। करो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व नहीं कर सकते? चलो मैं करता हूँ ऊपर से मिटा के सब, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो इसको सॉल्व करो बस अब। AE 15 माइनस AE इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये उधर जाके हो जाएगा 4AE, इसको करेंगे तो 15 3 जा 45 माइनस 3AE, ये 3AE उधर जाके प्लस 3AE हो जाएगा, तो 4AE और प्लस 3 हो जाएगा 7AE इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू 45, और यहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी 45/7, जो कि है ऑप्शन नंबर ये रहा डी। बस हो गया सॉल्व, A की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम अगर आपको समझ नहीं आ रही है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, मैंने एक प्रॉपर इस पे वीडियो बनाई है, आई थिंक 10-15 मिनट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 7 सेंटीमीटर, आवाज आ रही तुम लोगों को? हाँ। height of 7 centimeter has a volume of 448 pi centimeter cube, then radius। राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, उसकी हाइट है 7 और वॉल्यूम इतना है, रेडियस पूछ रहा है। तो मुझे बताओ सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका पाई R² H, यही होता है ना वॉल्यूम।
और वॉल्यूम की वैल्यू क्या दे रखी है 448 पाई, तो बस पुट कर दो 448 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू तो फाइंड करनी है तो आर स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू भी दे रखी है 7, तो 7, इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम, इतना ही काम था बस, ये पाई से पाई कट गया, ये 7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 448 बाई 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे इसको और सॉल्व करो, 448 बाय, तो यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 बाय 7, ये जा रहा है क्या, ये जा रहा है आपका 7 6 या 42, 7 4 या 28, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, जो कि 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई 8 ए, ठीक है, इजी था ये तो, ये रहा वॉल्यूम, सीधे कैलकुलेशन का काम था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलो आगे बढ़ जाओ, इसको नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज, तो एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करो, ये ट्राइंगल है, मान लो इसका नाम दे देता हूं मैं एबीसी, तो कोई एक एंगल का बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, मान लो ये वाला इसका ये बाइसेक्टर है ना, ये अपोजिट साइड इसकी क्या है बीसी, इसको बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है यानी कि इक्वल हिस्से में काट देता है, मान लो एडी पे, तो ये बीडी और डीसी इक्वल है, तो लिख देता हूँ बीडी इक्वल टू डीसी इक्वल, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, और एंगल सी ए डी ये भी इक्वल है, तो एक तो ये साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, कौन कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी डी लिख लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी टी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ये देख रहे हो ना, ए बी डी मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, ए सी डी मतलब ये राइट हैंड साइड वाला, तो इसमें बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर दिया इक्वली, और एंगल बी ए डी और सी ए डी भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो इक्वल हो गई, तो एक साइड एक एंगल, अच्छा जी, और ये एडी कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, एबीडी में भी है और एसीडी में भी है, तो एडी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में एडी कॉमन है, तो ये एक और साइड, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी, कोई दिक्कत, ठीक है, तो एबीडी और एसीडी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस एस रूल से। अब मुझे एक बात बताओ, एस एस रूल से ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उसको सीपीसीटी से ये ए बी और ए सी ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी एबीडी ट्राइंगल में साइड ए बी ली मैंने, और एसीडी ट्राइंगल में साइड एसी ली, मतलब सेम साइड वाली लेनी चाहिए, मतलब एकदम कॉरस्पॉन्डिंग, तो देख लो यहाँ पर ए बी ली तो यहाँ एसी ली एकदम कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए बी और एसी भी इक्वल हो गए किससे, सीपीसीटी से, ठीक है। अब देखो ये पूरा ट्राइंगल एबीसी में ये दोनों साइड इक्वल हो गई ए बी और एसी, जब दो साइड इक्वल हो गई तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये मत देखो क्या एमसीक्यू है, ये देखो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं तुम्हारे, इस तरह से क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है, दोबारा सुन लेना इसको, नेक्स्ट देखते हैं। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू concentric सर्कल और ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle is, कह रहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसका रेडियस है 5 और 3, तो बनाते हैं भी सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही होता है, को मतलब कॉमन सेंट्रिक, कॉमन सेंटर, को सेंट्रिक मतलब ये कैसे बना है शब्द, को मतलब कॉमन सेंटर, तो ये सेंटर कॉमन है, जो छोटा वाला
उसका रेडियस ऐसे है और इसका भी कॉमन है, ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। छोटे वाले रेडियस है 3, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये रेडियस रहा होगा 3, और ये बड़े वाले का मान लो 5, ठीक है। नाम दे देते हैं इनके, ये सेंटर O है और ये इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं मान लो A, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल, ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है। तो एक सेकेंड फिगर ठीक से बनाना है, ये रहा, ठीक है, ये O है। तो जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है और बड़े वाली की कॉर्ड है, तो वो ऐसे बनेगी, विजुलाइज कर लो, पिंक वाली है ना, ऐसे कॉर्ड है, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। तो अब देखो मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ये टच करूँ, इसको छोटे वाले सर्कल को विजुलाइज करो, ये जो व्हाइट से बना रहा हूँ, तो ये रेडियस ही तो है। तो रेडियस कितना छोटे वाले का, और स्मॉल है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्ज है 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये ब्लू वाला लार्ज वाला ये 5 सेंटीमीटर है। और मेरे को आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो टेंजेंट की लाइन, ये टेंजेंट ही तो है, छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट है पिंक वाली, तो जो रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये प्रॉपर्टी आ गई आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेडियस है वो जब टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है छोटे सर्कल की, तो ये परपेंडिकुलर है। और वो जो रेडियस की जो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, वो टेंजेंट को आधे आधे बिल्कुल बाइसेक्ट करती है, आधे आधे हिस्से में। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, येलो वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये दोनों हाफ हाफ में काटेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर मैं इसको नाम दे दूं, मान लो इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, तो ओ बी परपेंडिकुलर है 3, ओ ए हाइपोटेन्यूस है 5, तो आप ए बी फाइंड नहीं कर सकते, पाइथागोरस लगाओ। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे पाइथागोरस या राइट एंगल ट्रायंगल के, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ये ट्रिपलेट है। तो एक 3 है साइड, एक 5 है, तो ए बी वाली साइड 4 ही रही होगी। अगर ये ट्रिपलेट याद नहीं है तो सीधे पाइथागोरस लगा के आप सॉल्व कर लेना। तो ए बी की लेंथ आ गई 4, तो ए बी की लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है पूरे इस कॉर्ड की लेंथ। तो ए बी अगर 4 है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रेडियस है टेंजेंट पे आधे आधे हिस्से में काटता है, तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी वाली आपकी यूज हुई, ये वाली मैं बता देता हूँ कि ये आपका सर्कल है ओ, तो ये टेंजेंट है, तो सर्कल से मतलब जो रेडियस है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और उसको हाफ हाफ हिस्से में काटती है। ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाली प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर एस। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा होता है आपका एंगल और ये आर होता है आपका रेडियस ऑफ सर्कल। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। सेक्टर पता है ना क्या होता है, जैसे मान लो आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। लेकिन आपसे मैं अगर बोलूं कि बस इतने एरिया का, इतने सेक्टर का एरिया निकालो, ये इसका एरिया निकालो, तो ये होता है सेक्टर। तो इसमें क्या पता होना चाहिए आपको, ये एंगल पता होना चाहिए, वही तो है ये थीटा, और ये रेडियस पता होना चाहिए, तो वही तो है ये आर। तो बेसिकली सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें हमें उस सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए थीटा में, और रेडियस पता होना चाहिए सर्कल का, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो प्रोट्रैक्टर होता है ना यार, बेसिकली सेमी सर्कल ऐसे होता है ना आपका, सेमी सर्कल।
इसका पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी 36। पहले मुझे बताओ इस सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, याद है आपको? ये वैसे तो याद होना चाहिए आपको, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r, ये याद रख लो आप, ठीक है। सेमी सर्कल का यानी आधे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r, उसकी वैल्यू दे रखी है 36। तो भाई देख लो 36 इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r है, और हमसे पूछ रहा है डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो बस, r की वैल्यू आ जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका आंसर होगा। तो देख लो भाई 2r की वैल्यू पूछ रहा है, बेसिकली इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। तो ये 36 है, और पाई की वैल्यू आप लिख लो, या फिर पाई को एज इट इज रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं r कॉमन लूँ तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 36 अपॉन पाई प्लस 2, पर हमें तो 2r चाहिए क्योंकि डायमीटर चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? 36 इंटू 2 72 अपॉन पाई प्लस 2। तो ये आ गया डायमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, ध्यान रखो सेमी सर्कल का पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये, ठीक है, पाई आर प्लस 2r। बस उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके 2r की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट देखते हैं, सीधे फॉर्मूला था ये। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मॉडल क्लास फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। तो हमें मॉडल क्लास पूछ रहा है, मॉडल क्लास, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, नीचे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो हमें मॉडल क्लास बतानी है। तो मॉडल क्लास पता है क्या होती है? वो वाला क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसी को, उसके क्लास इंटरवल को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। आई थिंक मैंने ये प्रीवियस वाले उसमें गलत बता दिया था आपको, ये प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर सही सुन लो, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, 29 है मैक्सिमम, तो मॉडल क्लास या मॉडल इंटरवल ये होगा 60 से 80 वाला, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। समझ गए, याद रहेगा। मॉडल क्लास वो इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 29, तो ये वाला इंटरवल को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इफ PE is 0.005 then the probability of not E, प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05 0.005 और नॉट E की प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है? 0.005, और नॉट E की क्या होगी? तो जब भी कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी हो आपको किसी भी चीज की, और उसका नॉट, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रखी हो आपको, मान लो 0.2, और आपसे मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट B, तो बस आप क्या करो 1 में से माइनस कर दो इसको, तो 1 माइनस 0.2 कितना होगा? 0.8। तो जब भी नॉट साइन आ जाता है ना तो 1 में से माइनस कर दो, बस इतना ध्यान रखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E क्या होगी? 1 माइनस 0.005, यही होगा इसका आंसर। तो सॉल्व करो, 1 माइनस 0.05 कितना होगा? करना आता सॉल्व, 1 माइनस 0.005 होगा आपका 0.995, ऑप्शन नंबर सी। ये सॉल्व कर लोगे ना, 1 माइनस 0.005, गलत मत मार्क कर देना भाई, 1 है माइनस ये 5 अपॉन 1000 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरो हैं, ठीक है। फिर इसको आप एलसीएम लोगे 1000, तो ऊपर आ जाएगा ये 1000 माइनस 5, तो 1000 में से 5 हटाओगे तो कितना बचेगा? 995 अपॉन 1000, तो 3 के बाद जीरो लग जाएगा, तो 0.995, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या समझना था कि कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी है ई की और नॉट ई की पूछ रहा है, तो हमें सिर्फ उसको 1 में से माइनस करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें अपर लिमिट फाइंड करना है मीडियन क्लास का। तो मीडियन मतलब बीच वाला, तो इसमें बीच का हिस्सा कौन सा है? ये वाला, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, बीच में ये है, तो ये मीडियन क्लास आपकी ये रही। तो इसकी अपर लिमिट क्या है?
अपर लिमिट मतलब बड़ा वाला, तो 17 है, तो यहाँ 17 तो है नहीं आंसर में, तो आप वैसे गैस करके अगर एमसीक्यू है तो 17.5 क्लोजेस्ट है तो वो मार्क कर सकते हो, क्योंकि अपर लिमिट की बात है। हमने यहाँ पर 17 क्यों नहीं मार्क कर रहे, 17.5 आंसर इसलिए है क्योंकि देखो ये जो इंटरवल है ना ये कंटिन्यूस नहीं है, ये 0 से 5 है, फिर 1 का गैप आ गया, फिर 6 से 11 आ गया, ठीक है, फिर 1 का गैप आ गया 12 से 17, फिर 17 में अगला नेक्स्ट में 1 का गैप आ गया 18, फिर तो ये गैप नहीं है ना, इसलिए हम इसको ये जो इंटरवल है ना इसको गैपलेस बनाते हैं ऐसे 0.5 से 5.5, ये पहला इंटरवल हो जाएगा। दूसरा इंटरवल कैसे होगा 5.5 से 11.5, तीसरा इंटरवल क्या होगा 11.5 से 17.5, तो ये वाला अपर लिमिट बता रहे हैं हम, ये बीच वाला 17.5, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इतना आपको अगर एमसीक्यू में है तो आप सीधे गैस भी कर सकते हो, भाई बीच वाला ये रहा, अपर लिमिट 17 है तो 0.5 आप मार्क कर सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं होते, तो इसलिए हम ये इंटरवल इसके ऐसे कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 आगे बढ़ा देते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एन अनबाइस्ड डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, अनबाइस अनबाइस कुछ नहीं, एक डाइस फेंका एक बार, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवन प्राइम नंबर आने की। तो पहले तो बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, फेवरेबल चांस, मतलब जो चांस जो चाहिए हमें वो अपॉन टोटल चांसेस, टोटल चांसेस ये होता था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। फेवरेबल चांस मतलब जो हमें चाहिए वो, उसके कितने चांसेस हैं अपॉन टोटल चांसेस। तो देखो नीचे तो 6 आएगा इस फॉर्मूले में, क्योंकि टोटल चांसेस जब हम डाइस फेंकते हैं तो 6 है, डाइस में 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे तो 6 आएगा। फेवरेबल चांस क्या है, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा है, एक तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2, बस 4 प्राइम इवन नंबर तो है पर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटते हैं, ये तो 2 से भी कट जाता है 4, 2 टू 4, ठीक है, तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है जो कि है 2, तो फेवरेबल चांस कितना है, एक ही है, तो ऊपर एक आ जाएगा फॉर्मूले में डाला तो आंसर है 1/6 जो कि है ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे उड़ा देते हो क्वेश्चन आप, भाई इवन प्राइम नंबर एक ही होता है डाइस में 2, तो हमारा फेवरेबल चांस एक ही है, और टोटल चांस तो 6 है क्योंकि 6 डाइस में होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ साइन बी इज इक्वल टू 0.5, द वैल्यू ऑफ 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हमें दे रखा है साइन b की वैल्यू 0.5। अब मुझे एक बात बताओ, देखो कैसे कंफ्यूज करा बच्चों को, 0.5 क्या होता है, हाफ, हाफ मतलब 1/2, तो यानी कि साइन b को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 0.5 क्या होता है, आधा ही तो होता है, यानी 1/2। अब मुझे बताओ साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, साइन 30 होता है 1/2, है ना, तो यानी कि जो एंगल बी है इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, बी की वैल्यू है 30 डिग्री, बस एक बार 30 डिग्री वैल्यू पता चल गई तो इसमें भी बी की वैल्यू 30 डाल लो, इसमें बी की वैल्यू 30 डाल लो और सॉल्व कर दो, सिंपल आ जाएगा, तो कर दो सॉल्व। तो 3 cos b की वैल्यू अभी हमें पता चल गई 30 है, तो cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, सॉल्व कर दो। 3 cos 30 कितना होता है, √3/2, तो इंटू √3/2 माइनस 4 cos 30 कितना होता है, √3/2 पर ये क्यूब है तो √3/2 का क्यूब, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करो सॉल्व, ये हो गया 3√3/2 माइनस ये कितना हो गया, इसका क्यूब है सॉरी, तो इसको जब नीचे इसका क्यूब खोलोगे तो ये हो जाएगा 3√3, 3 इंटू रूट थ्री करेंगे ना तो ये तो 3 हो जाएगा और ये अकेला रूट बचेगा, तो 3√3 और नीचे 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 3√3/8, तो 3√3/8 और ये 4 है तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, तो उसको भी लिख देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, तो 12√3/8 ये आ गया। इसको और सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ ऊपर, तो 3√3/2, बस मैंने वैल्यू पुट की है इस बी की थीटा और 30 डिग्री और सॉल्व किया है,
तो 3√3/2 माइनस 12√3/8, यहाँ एलसीएम लिया, 8 एलसीएम आया, ये ऊपर जाके 4 होती है 12, एलसीएम ले रहा हूँ बस 12√3 और ये वाला 12√3। अब देखो 12√3 माइनस 12√3 क्या होता है 0, और एक बार न्यूमरेटर में 0 होता है तो पूरा ही 0 हो जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने देखा यार ये 0.5 यानी कि हाफ होता है, उस साइन की वैल्यू हाफ कितने एंगल पे होती है 30 डिग्री पे होती है, तो हमें बी की वैल्यू मिल गई क्योंकि यहाँ बी में बात हो रही है, बस उस फिर 30 डिग्री की वैल्यू हमने यहाँ पुट करके सॉल्व किया तो 0 आ गया, तो ये जो सॉल्व करना था है 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। When two hemispheres with same radius are connected at their base, then we get a, यार ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, सेम रेडियस के दो हेमिस्फीयर को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली स्फीयर ही बनेगा, कमाल है, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, रेडियस सेम है इनका, ठीक है, तो यानी कि दूसरा हेमिस्फीयर ये ऐसे बेस पे मैंने जोड़ दूंगा, ये मान लो ये हेमिस्फीयर 1, ये हेमिस्फीयर 2, इनको जोड़ा तो ये पूरा स्फीयर ही तो बन गया, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पर ध्यान रखना सेम रेडियस, क्योंकि अगर रेडियस सेम नहीं होगा तो कैसे, मान लो एक का रेडियस इतना है, ठीक है, और दूसरे का रेडियस कुछ और है, तो फिर कैसे जोड़ोगे, ऐसे थोड़ी ना जुड़ेगा, अगर मान लो इसका रेडियस यहाँ तक है तो कुछ और ही फिगर बन जाएगा, है ना, सेम रेडियस होगा, दो हेमिस्फीयर का उसको जोड़ेंगे तो स्फीयर बनेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए खत्म है आपका। बाय द वे सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 19 और 20 जो क्वेश्चन है उसका वो कौन सा होता है, वो असर्शन एंड रीजन वाले, उसकी वीडियोस भी मैंने आपको बना रखी है, वो देख के जाना जरूर पेपर से पहले, ठीक है, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, तो वो भी देखना। यहाँ तक तो सिर्फ मैं 18 तक सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेक्शन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या सारे चैप्टर आपने देखा होगा, देखो सारे चैप्टरों के क्वेश्चन आ गए, रिवाइज अच्छा हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। द वैल्यू ऑफ दिस, बस इसकी तो वैल्यू पुट करनी है, तो याद होनी चाहिए वैल्यू, इसमें तो कुछ नहीं कह सकता मैं आपको सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 30 है, 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, माइनस sec 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर दो इसको, ये हो गया 4, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 माइनस 4, ये 2 से 2 गया तो 2 माइनस 4 -2, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। ये वैल्यू आपको सारी याद होनी चाहिए, देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2, तो कॉसेक की 2 हो जाएगी। सिमिलरली कॉस की वैल्यू पता है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ 1/2, तो सेक उसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, ऐसे करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाला तो -2 आ गया, ठीक है गाइस। तो इतनी थी वीडियो, देखते जाओ। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा आपका, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो रही है ना प्रैक्टिस, प्लेलिस्ट में जाके सारी देखते जाओ मजे से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।